नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। मध्य प्रदेश विधानसभा के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे अब आने ही वाले हैं। रुझान बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश जगहों पर बढ़त बना ली है। कई जगहों पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन भाजपा के लिए यह आंकड़ा ज्यादा मुफीद दिख रहा है। जीत का आंकड़ा फिलहाल उसके पक्ष में ही अधिकतर जगहों पर नजर आ रहा है और जहां तक सरकार में कायम रहने की स्थिति है तो उतनी सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने 4 सर्वे के आधार पर दावा किया था कि वह 28 के 28 सीटें जीतेगी, लेकिन अब वो दावा कमजोर होता नजर आ रहा है। हनुमान जी की कृपा की बात की गई थी कि जिस दिन मतदान है उस दिन मंगलवार है और जिस दिन नतीजा आने उस दिन भी मंगलवार रहेगा। और क्योंकि कमलनाथ जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए उन्हें हनुमान का आशीर्वाद मिलना तय है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी आज सुबह ट्वीट करके एक बार फिर कहा कि कमलनाथ पर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। लेकिन कृपा का यह फैक्टर फिलहाल भाजपा के पक्ष में ज्यादा बनता नजर आ रहा है। उसके कई प्रत्याशी अपने कांग्रेसी प्रतिद्वंदियों के मुकाबले इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उन सीटों पर अब रुख पलटने जैसी संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं, क्योंकि अधिकतर जगहों पर 5000 से ज्यादा का अंतर आ चुका है भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच में। हम बता दें 5000 का फिगर विधानसभा के चुनाव के लिहाज से बहुत निर्णायक माना जाता है। और अब देखें, खबर की तरफ चलते हैं। हाट पिपलिया में भाजपा के मनोज चौधरी 4747 मतों से आगे चल रहे हैं। सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत 8430 मतों से आगे हैं। और इसी तरीके से आगे में आपको बताते जाएंगे। अशोकनगर में जसपाल सिंह जज्जी 6628 वोटों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस से। इलेक्शन ब्रेकिंग में आप देख रहे हैं मानधाता में नारायण पटेल 16081 वोट से आगे चल रहे हैं। 16081। बमोरी में महेंद्र सिंह सिसोदिया 11272 मतों से आगे हैं कांग्रेस प्रत्याशी की तुलना में। और आगे देखिए सुहासरा में हरदीप सिंह दंग 16815 मतों से आगे हैं। बहुत बड़ी लीड बना ली है उन्होंने। आगर में मनोज ऊंटवाल 181 वोटों से आगे। यहाँ कुछ समीकरण बदल सकते हैं, 181 बहुत छोटा फिगर होता है। नेपा नगर में भाजपा की सुमित्रा काजलेकर 13121 मतों से आगे। कांग्रेस छोड़कर आई थी सुमित्रा काजलेकर, 13000 से ज्यादा की लीड। ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर चल रहे हैं आगे कांग्रेस प्रत्याशी से। ग्वालियर का भी हाल आपने सुना। हाट पिपलिया में भाजपा के मनोज चौधरी 4747 मतों से आगे चल रहे हैं, एक ठीक ठाक लीड ले लिए। सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत 8430 मतों से आगे हैं। 8430 मत अभी हमने बताया। अशोकनगर में जसपाल सिंह जज्जी का, जैसा हम पहले बताया था, 6628 वोटों से आगे चल रहे हैं वो। मानधाता में नारायण पटेल 16081 वोटों से आगे हैं। सांची सीट पर भी प्रभुराम चौधरी आगे चल रहे हैं भाजपा के। बमोरी में महेंद्र सिंह सिसोदिया 11272 मतों की लीड लिए हुए हैं। मतगणना के राउंड सब जगह चल रहे हैं। सुहासरा में जैसा हमने आपको बताया हरदीप सिंह दंग 18558 मतों से आगे। बहुत ही आगे लीड ले ली उन्होंने, बहुत जबरदस्त लीड ले ली है। अगर 181 वोटों से आगे मनोज ऊंटवाल। इस सीट पर आप कुछ उलटफेर देख सकते हैं शायद आने वाले समय में। नेपा नगर जैसा हमने पहले भी आपको बताया था, सुमित्रा काजलेकर 13121 मतों से सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ चुकी है कांग्रेस प्रत्याशी की तुलना में। ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। ग्वालियर में बहुत रस्साकशी वाला चुनाव था, प्रद्युम्न सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। हाट पिपलिया मनोज चौधरी जैसा हमने आपको पहले बताया 4747 मतों से कांग्रेस कैंडिडेट की तुलना में आगे हैं। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत 8430 मतों से सुर्खी में आगे चल रहे हैं। सुर्खियों में रही है सुर्खी सीट। अशोकनगर में जसपाल सिंह जज्जी 6628 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो अब आपने देखा अधिकतर जगह बीजेपी के कैंडिडेट्स कांग्रेस के मुकाबले आगे चल रहे हैं। तीसरी शक्ति जिसको बीएसपी ने कैंडिडेट्स जो खड़े किए थे उनके बारे में अभी इस तरीके का कोई आगे बढ़त जैसा समाचार सामने नहीं आया है। लगातार अपडेट हम आपको देते जा रहे हैं और अब आपको लेकर चल रहे हैं हम लोग स्टूडियो की तरफ। मंदसौर में आप देखिए हरदीप सिंह दंग ने जैसा हमने आपको पहले बताया अजय बढ़त
बना लिए उन्होंने। मंदसौर की तरफ से आगे चल रहे हैं, 18,558 वोटों से आगे चल रही है बीजेपी, बहुत बड़ा मार्जिन एक ले लिया है। और मंदसौर में आप देखिए भाजपा ने जीत का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं तस्वीरें मंदसौर की, जहां भाजपा के लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। वहां पर एक तरीके से जीत मान ली है पार्टी ने। सिंह चौहान है, चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आंधी नहीं तूफान, अच्छा नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान। जी, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, चप्पा चप्पा भाजपा। जीत की संभावनाएं भाजपा की तरफ जाता देखकर ये दो नए नारे हमने सुने अभी। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, चप्पा चप्पा भाजपा। और ये फैक्ट भी है कि इस चुनाव की जीत का यदि भाजपा जीतती है, जो कि वो अधिकांश सीटों पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, और कम से कम ये तो परिदृश्य पूरी तरीके से साफ होता दिख रहा है कि भाजपा की ही सरकार बनी रहेगी। और वास्तव में जिस तूफानी तरीके से, जिस आंधी की तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने आक्रामक प्रचार किया, जिस हिसाब से उन्होंने पूरे संसाधन झोंके, जिस हिसाब से 28 सीटों के चुनाव को पूरे प्रदेश की सीटों के बराबर ला दिया, उन्होंने इतनी ताकत झोंक दी, उसके चलते अब शिवराज सिंह चौहान को आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है कहना शायद गलत नहीं होगा। शाम तक सारे नतीजे सामने आ जाएंगे। एक एक सीट को लेकर हम लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं, और अभी तक जो चीजें सामने आई हैं उनमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए निराशा की बात होगी कि अधिकांश सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी वो एक फिगर क्रॉस कर चुके हैं, जिसके बाद ये माना जा सकता है कि अब उलटफेर की संभावना बहुत ज्यादा नहीं रहती। अब अगर हम मामला ले तो 181 वोटों से ही आगे चल रहे बीजेपी के प्रत्याशी जो ऊंटवाल है, वहां कुछ चीजें आप बदलती देख सकते हैं। लेकिन जहां पर 5000 पहुंच गया, या जहां पर नेपान अगर आप देखें 13,000 के करीब का जहां फिगर पहुंच गया, सुहासरा जो सीट आप जहां की हम बात कर रहे थे, वहां पर भी आंकड़ा इतना 13-14 हजार के अगर करीब पहुंच जाए तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि मतदाता के मन में वहां क्या था ये सामने आने लगा है। फिर भी यह राजनीति है, राजनीति में आखिरी क्षणों तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आखिरी मत की गिनती होने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कांग्रेस के मुकाबले काफी मजबूत दिख रही है। और नरोत्तम मिश्रा की अब हम बात करेंगे। नरोत्तम मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव अभियान की एक महत्वपूर्ण धुरी रहे। पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, ये सारे तमाम ऐसे चेहरे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा इस चुनाव में ताकत लगाई। तो नरोत्तम मिश्रा की तरफ चलते हैं। उन्होंने क्या कहा है, उनके बेटे जो हैं सुकर्ण मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा के बेटे, राजनीति में एक भाजपा में एक और नया नाम सामने आ रहा है सुकर्ण मिश्रा का। तो सुनते हैं सुकर्ण मिश्रा का इन नतीजों के बारे में, रुझान के बारे में क्या कहना है। जिस तरह मिल रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान की कार्यप्रणाली, विकास पर मुहर लगाई है। और कांग्रेस ने जो 15 महीने कुशासन किया, इस प्रदेश में लूट मचा दी, भय का वातावरण, भ्रष्टाचार का वातावरण था, उसके खिलाफ जाके वोट किया है। जनता ने इस बार बहुत समझदारी से अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव प्रचार के दौरान ये देखने मिलता था कि जनता में एक उत्साह था, उनको इस बात की खुशी थी कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा लौट के आई और अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मध्य प्रदेश फिर से विकास की ओर, विकास की पटरी पर दौड़ेगा। जिस तरीके से अभी टीवी पर रुझान देखने मिल रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान की कार्यप्रणाली, विकास पर मुहर लगाई है। और कांग्रेस ने जो 15 महीने कुशासन किया,
इस प्रदेश में लूट मचा दी, भय का वातावरण, भ्रष्टाचार का वातावरण था, उसके खिलाफ जाके वोट किया है। जनता ने इस बार बहुत समझदारी से अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव प्रचार के दौरान ये देखने मिलता था कि जनता में एक उत्साह था, उनको इस बात की खुशी थी कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा लौट के आई और अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मध्य प्रदेश फिर से विकास की ओर, विकास की पटरी पर दौड़ेगा। तो आपने सुना सुकर्ण मिश्रा को, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बेटे, जो भाजपा के लिए काफी कर्णप्रिय समाचार बता रहे थे। उनका कहना है कि अभी तक जो रुझान सामने आया है, और रुझान दिखा भी यही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटों पर आगे चल रही है। बात करें आज की सुबह की शुरुआत से, दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ पर, जो पूर्व मुख्यमंत्री हनुमान जी की कृपा की बात कही थी, लेकिन उसके बाद जो मीडिया को उन्होंने पहला रिएक्शन दिया, उसमें उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी डाक मत पत्रों के आधार पर भाजपा आगे बढ़ती दिख रही है, बाद में समीकरण बदल जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक आरोप भी लगाया था कि डाक मत पत्र में जो लोग शामिल थे उनकी लिस्ट कांग्रेस को नहीं दी गई, और चुनावी प्रक्रिया में खास तौर से पोलिंग होने के बाद में और नतीजे आने से पहले जो भी पार्टी इस तरीके के आरोप लगाना शुरू करती है, माना जाता है कि उसे अपनी स्थिति कुछ कमजोर दिखने लगती है। थोड़ी देर पहले कांतिलाल भूरिया का बयान सुना गया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ईवीएम में गड़बड़ी की, और ईवीएम में गड़बड़ी एक ऐसा इशू है, विरोधी दलों ने या किसी भी पार्टी ने जब जब इस बात को कहा है तब तब इस बात को मान लिया जाता है कि वो पार्टी धीरे धीरे अपनी कमजोर स्थिति को स्वीकार करती चली जा रही है। कांतिलाल भूरिया बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की आदिवासी राजनीति का प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, और उन्होंने इस बात को कहा है कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी की है। जाहिर सी बात है कि ईवीएम में गड़बड़ी का, जैसा कि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखे जब से इस व्यवस्था का विरोध हो रहा है तब से यही माना जाता है कि जो भी दल चुनाव हारने लगता है वो ईवीएम पर इसका ठीकरा फोड़ता है, वो इस बात को कहने लगता है कि भाजपा ने ईवीएम में गड़बड़ी की है। यह एक चीज और याद दिला दी जाए कि एक मौके पर भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चैलेंज किया था कि वे ईवीएम में गड़बड़ी निकाल के दिखाएं, लेकिन कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कर सकी थी। इसी विषय पर अब आगे बातचीत के लिए आपको स्टूडियो लिए चलते हैं, जहां हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर, हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और आगे इस बातचीत को बढ़ाएंगे। राजो मालवीय जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। माफी चाहता हूं मैं, प्रकाश भटनागर जी हमारे एडिटर इन चीफ, प्रभु पटेरिया जी हमारे, तपन तोमर जी हमारे साथ, और तपन तोमर जी बीजेपी से। मैं माफी चाहता हूँ, नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। आप सभी का स्वागत है। प्रकाश जी, सबसे पहली बात आपसे, जिस तरीके की आप कई जगह निर्णायक लीड आप देख रहे हैं, उसके बाद में आपको शाम तक का क्या परिदृश्य नजर आ रहा है? देखिए रत्नाकर, मुझे लगता है जो टेली दिखाई दे रही है इसमें भारतीय जनता पार्टी अभी 19 सीट है और कांग्रेस को 8 सीट है। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की 8 सीट है इनमें से भी अभी 2-3 सीटें और कम हो सकती है। कांग्रेस का जो भी कांग्रेस को मिल रहा है, एक राजगढ़ के अंदर ब्यावरा वाली सीट कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है, और कुछ मुरैना के अंदर उसकी संभावना है। एक शिवपुरी की एक करेरा सीट है। बाकी जगह लगभग मुझे जहाँ बिल्कुल 100, 200, 300 वोटों का अंतर है, जैसे आगर है या मेहगांव सीट है, तो मुझे भांडेर है, ये 3 सीटें भी मुझे बीजेपी के अंतिम परिणाम जब आएगा तो मुझे लगता है बीजेपी के खाते में जा सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इन विधानसभा क्षेत्रों में होकर आया हूं, तो मुझे लगता है कि जो नतीजे आ रहे हैं लगभग ऐसा हमने पहले भी संभावना जाहिर की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी। और अब मतदाताओं का जो नतीजा है, जो रुख सामने आया, वो लगता है कि स्थिर राजनीतिक तौर पर स्थिर सरकार के पक्ष में था, तो नतीजा उस तरफ आया क्योंकि बीजेपी स्थिर सरकार अब दे सकती है। कांग्रेस यदि 28 सीटें भी जीत जाती तब भी राजनीतिक अस्थिरता मध्य प्रदेश में कायम रहती। तो मुझे लगता है लोगों ने उससे सबक लिया और एक स्थिर सरकार के लिए बीजेपी को वोट दिया। जी, तपन जी के पास जाना चाहेंगे। तपन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जो अभी ट्रेंड नजर आ रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए 10 दिन का शगुफा देकर के जो आधी अधूरी सरकार कमलनाथ जी की बनी थी और उनका कुशासन जिस तरह से 15 माह रहा और उसके बाद अपने ही लोगों द्वारा भेदभाव के माध्यम से सरकार गिरी, इन 7 महीनों ने
कांग्रेस ने तरह तरह के भ्रम फैलाए, जैसे 15 वर्ष वर्सेस 15 माह, या बिकाऊ टिकाऊ, गद्दार खुद्दार। आखिरी में आकर के मेरा कसूर क्या है, कमलनाथ जी का ये जो ट्वीट हमने मतदान के दिन देखा, उसका जवाब जनता ने दे दिया। जनता सुशासन चाहती है, जनता विकास चाहती है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, और कांग्रेस का कोई भी पत्ता ऐसा जो वो भ्रम फैला करके सत्ता पर काबिज होती हुई आई आज तक, जो 74 वर्षों में आप देख लीजिए, फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत लोगों को लड़ाने भिड़ाने और लूटो और लूटने दो की नीति और नियत पर जिस तरह से कांग्रेस काम करती रही है, वो चारों खाने चित्त हो चुका है। और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ, अधिक से अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित होने जा रही है। जी प्रभु जी, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि जो बिकाऊ टिकाऊ, गद्दार, भूखे नंगे, इस तरीके के जो इश्यूज थे, इन जो आते दिख रहे हैं जो परिणाम, इनके संदर्भ में अब इन इश्यूज की मतदाता के दिमाग पर प्रतिक्रिया समझी जा सकती है क्या, कि किस तरीके का रिएक्शन हुआ है? देखिए रत्नाकर जी, यदि हम डबरा की बात करते हैं तो जो नारी अस्मिता पे जो सवाल उठाया था वो वहाँ पे दिख रहा है कि इमरती देवी, भले बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन इमरती देवी लगातार आगे चलती हुई दिख रही, तो वो समझ में आता है कि जिस तरीके की बातें की गई एक महिला को लेकर, उसको लेकर वहाँ की महिला मतदाताओं में खासकर ज़्यादा नाराज़गी का भाव रहा, वो दिखाई दे रहा है। बाकी जो राजनीतिक बातें की गई हैं कि वो नंगे भूखे हैं और गद्दार, तो मुझे लगता है इस तमाम चीज़ों को जनता ने ध्वस्त कर दिया। जनता ने, जैसा भटनागर जी कह रहे हैं, प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए स्थायित्व की दिशा में मतदान किया है। और अब देखिए कि जो जिस तरीके से चल रहा है, रुझान आ रहे हैं सामने, तो यदि हम बात करें तो प्रभुराम चौधरी 24,000 से ज्यादा मतों से आगे हैं, लगभग जीत चुके हैं कहना चाहिए। हरदीप सिंह डंग के जीत का जश्न हो ही चुका है 10,000 से ज्यादा वोटों की लीड पर। बदनावर में भी लगभग 20,000 की लीड है, नेपानगर में 10,000 से ऊपर की लीड है, ऐसे मानधाता में है तो 18,000 की लीड है। तो ऐसे आप ये देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये एक तरीके से ये कहें कि प्रदेश की जनता ने, अनादि टीवी को इसका श्रेय जाता है रत्नाकर जी, कि हमने एक कर्ज माफी का जो एक पोल खोली थी, कर्ज माफी की असलियत जनता को बताई थी, उसका फैक्ट चेक करके बताया था। और शिवराज सिंह चौहान या भारतीय जनता पार्टी के मंच से, हालांकि कमल पटेल ने विधानसभा के जवाब में ये कहा कि कर्ज माफी हुई है, उन्होंने वो आंकड़ा दिया था उसका, लेकिन बाकी जनता के बीच में जो एक कर्ज माफी को लेकर जो नाराजगी का भाव था, उसको उभारने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान ने की, हकीकत बताने की कोशिश की कि हम तो आपको किसान सम्मान निधि की इतनी राशि दे रहे हैं, 4,000 बढ़ा दी, 10,000 रुपए राशि दे रहे हैं, लेकिन कर्ज माफी के नाम पे जो किसान डिफाल्टर हो गए हैं, कर्ज माफी के नाम पर जो छल हुआ है, कई लोगों की कर्ज माफी हुई, कई लोगों की कर्ज माफी नहीं हुई। यदि हम इसको बात करें कि कन्यादान जो योजना है शिवराज सिंह चौहान की, उस योजना में जो राशि बढ़ाने की बात की गई थी और रकम नहीं बढ़ाई गई, लोगों को लाभ नहीं मिला, तो ऐसे बहुत सारे वचन है कांग्रेस के जिसका खामियाजा कांग्रेस को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि गद्दार शब्द उन्होंने ये एक रेज करने की कोशिश की थी कि इस बहाने जनता की नाराजगी का भाव उनके तरफ झुक जाएगा, लेकिन वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। यदि बसपा के फिगर को देखें हम कि बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी पोहरी में अभी तक आगे चल रही थी, अब पिछड़ गई है। जो भाजपा का उम्मीदवार सुरेश धाकड़ तीसरे नंबर पे था, वो पहले नंबर पे आ गया, वो कांग्रेस और उनके बीच में अब टक्कर होती दिखाई दे रही है। एक दो जैसे भांडेर है, भटनागर जी बता रहे हैं, वहां पर भी परिवर्तन आ सकता है। आगर सीट है जहां पर लगातार ट्रेलिंग चल रही है, आगे पीछे हो रहे हैं, तो इस तरीके की कुछ सीटें हैं, लेकिन बहुत सारी सीटें हैं। यदि हम कहें जो हम टेली दिखा रहे हैं 19 सीटों की भाजपा आगे 19 में, तो इसमें से लगभग 1 दर्जन सीटें ऐसी है जहां पर भाजपा निर्णायक बढ़त ले चुकी है। और अब जनता का मूड इसमें समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने पूरे चुनाव कैंपेन में, चाहे वो गद्दार का शब्द हो, चाहे बिकाऊ टिकाऊ का शब्द हो, चाहे नंगे भूखे कहना, क्योंकि किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को जो पब्लिक आइकॉन हो, उसके चरित्र हनन आप करेंगे तो जनता उसको स्वीकार नहीं करती है। शायद ये जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, ये उसको साबित करते हैं। जी तपन जी, इश्यूज के अगर बात करें इस चुनाव में, तो शुरू में जरूर वो कुछ इश्यूज हावी थे, लेकिन बाद में इतना इस किस्म की बयानबाजी का दौर शुरू हो गया, आपत्तिजनक चीजों का दौर शुरू हो गया। इन सारी चीजों के बीच में यदि भाजपा अपनी न सिर्फ सरकार बचाए रखने में कामयाब रहती है, बल्कि उसे जरूरत से ज्यादा अच्छी खासी सीटें मिल जाती हैं, तो जीत का आधार किन चीजों को मानेंगे आप अपनी पार्टी का? ये देखिए, हम सभी जानते हैं कि दिग्विजय जी के शासन में जिस तरह से बंटाढार हुआ था मध्य प्रदेश का,
और इन 15 वर्षों में शिवराज जी जिस तरह से विकास की और मध्य प्रदेश को लेकर के आए थे, सड़क, बिजली, पानी, बच्चियों के लिए जिस तरह से कन्यादान योजना शुरू हुई, बच्चों को पोषण आहार से लेकर के उनकी शिक्षा से लेकर के, और युवाओं को भी जिस तरह से स्टार्टअप के अंतर्गत काम दिया जा रहा था, रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था, वृद्धों को तीर्थ दर्शन कराया जा रहा था, ऐसी कितनी सारी योजनाएं, संबल योजना थी, जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक गरीब आदमी को जो भी सुविधाएं दी जा सकती हैं सरकार के द्वारा, वो सभी सुविधाएं शिवराज जी की सरकार के द्वारा दी जा रही थी। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार 10 दिन के शगुफे पे आई। देखिए, मैं अभी डिबेट्स पर और भी थी, वहां कांग्रेस के प्रवक्ता ये रोना रो रहे हैं कि हमें 15 माह का समय मिला, हम काम कैसे करते। देखिए, आपने 10 दिन का शगुफा अपनी मर्जी से छोड़ा था, किसी से पूछ करके नहीं छोड़ा था। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी सारी मुख्य जो योजनाएं थी वो छिंदवाड़ा ले जा रहे थे, जिसमें 1600 करोड़ का हाईटेक हॉस्पिटल वो ले गए, 22 करोड़ वो आईफा में लगा रहे थे। साहब, आपने 10 दिन का कर्ज माफी का कहा था, तो आप ये पैसा उनको देते ना। आप 10 दिन का अपना 10 दिन छोड़िए, 15 माह का समय आपको मिला था, जिसमें आप समय समय पर कई चीजें कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं करा। और जिस तरह से माफिया सक्रिय हो गया था, वल्लभ भवन में दलाल बैठ गए थे, और भाजपा के अपने ही नेताओं में जिस तरह से गुटबाजी थी, और अब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जिस तरह का तंत्र स्थापित हो गया था, उस सब पर हमने चर्चा की है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य एक ही रहता है, मध्य प्रदेश का विकास, देश का विकास। और उसके अंतर्गत कांग्रेस एक और जहां गरीबी हटाओ का नारा 5 पीढ़ियों तक देती रही, लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने उन गरीब के सिर पर छत दी, गरीब को सिलेंडर दिया, गरीब को शौचालय दिया, गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत दिया, 1 रैंक 1 पेंशन, ऐसी कितनी सारी योजनाएं हैं जिनको लगातार हम लोग कहते रहे और करते भी रहे। ऐसा नहीं है कि घोषणा पत्र केवल दिखाने के लिए कर दिया गया और उस पर काम नहीं हुआ है, चाहे 3 तलाक हो, चाहे 370 हो, चाहे श्री राम मंदिर हो, कितने सारे मुद्दे हैं जिन पर हम लोगों ने काम करके दिखाया। तो जनता में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास बढ़ा, और वो जानती है कि न केवल देश के लिए, विश्व पटल पर भी देश का सम्मान किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से स्वाभिमान के साथ जिया जा सकता है, किस तरह से दुश्मन देशों के सामने गिड़गिड़ाया नहीं जा सकता है, ये जनता देख रही थी। और कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के विकास के लिए शिवराज जी ने अभी इन 7 महीनों में भी जो काम करके दिखाया है कि जो योजनाएं कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी उनको पुनः चालू करा, कोरोना की लड़ाई लड़ी जिसमें हम लोग अब बाहर निकलने की ओर अग्रसर हैं, मुफ्त राशन भी है और दवाइयां भी हैं, और कई तरह की चीजें हैं जिससे जनता के हृदय में हम लोग पहुंचे हैं। जनता समझ रही है कि हमारे दुख सुख का साथी जो है वो भाजपा सरकार है, शिवराज जी की सरकार है, और इसीलिए उसने ये जो परिणाम आए हैं वो दिए हैं और कमलनाथ जी को बताया है कि साहब आप ही कसूरवार हैं और उसको आपको भोगना पड़ेगा, निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। प्रकाश जी, यहाँ एक सवाल और उठता है, जो नतीजे आते दिख रहे हैं, जिस तरीके का रुझान नजर आ रहा है कि करीब 18 सीटों पर बीजेपी बहुत आसानी से जीतने जा रही है, और ये फिगर कुछ बढ़ भी सकता है, जैसे कुछ जगहों का भी बताया गया, भांडेर वगैरह में समीकरण चेंज हो रहे हैं। यह एक सवाल ये उठता है कि कांग्रेस, यदि शाम तक ये नतीजे आते हैं कि कांग्रेस सफल नहीं रही, यदि ये सामने आता है कि 28 में से 28 सीटें जीतने वाली पार्टी को मतलब 2 की संख्या में भी 10 के फिगर तक भी पहुंचने में सफलता नहीं मिली, तो इस पार्टी का मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में आप किस तरीके का भविष्य देख रहे हैं? देखिए रत्नाकर, ये तो अब स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की कोई सत्ता में वापसी नहीं हो रही है। जिस हिसाब से भी प्रभु ने लीड बताई है तो लगभग तय है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार यथावत बनी रहेगी, अच्छे से बनी रहेगी। अब सवाल कांग्रेस का है। कांग्रेस में कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था कि शायद वो पार्टी को खड़ा कर पाएंगे और बड़े कद के नेता थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे वो तब भी असफल हुए जब बहुमत में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद यदि कांग्रेस 114 सीटें ही ला पाई थी तो निश्चित तौर पे कमलनाथ और कांग्रेस सक्सेस नहीं हुए थे, वो न तो उनको स्पष्ट जनादेश था। अब उसके बाद जब आपने सरकार बना ली तो सरकार चलाने का दायित्व भी आपका था, उस पर भी आप खरे नहीं उतरे। वो जो कह रहे थे कि मेरा क्या कसूर है, तो निश्चित तौर पे कसूर तो कमलनाथ का ही है। अगर आपने सरकार बनाने की जिम्मेदारी उठाई है तो उसे चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी थी, लेकिन आप उसमें फेल रहे। आप अपने संगठन को, अपने नेताओं को एक रखने में असफल साबित हुए। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब असली संघर्ष की स्थिति बनेगी। अभी तक हम लंबे समय से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस 3-4 नेताओं के नाम, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अजय सिंह, अरुण यादव, यही तक सिमटी हुई है। कांग्रेस में नया नेतृत्व सालों से उभर कर सामने नहीं आया।
मतलब हमने जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे 80 से 85 के दौर में, तो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में कई लीडर डेवलप किए थे, अलग अलग जात समाज वर्ग सबका ध्यान रखते हुए नेतृत्व विकसित किया था। उसको 10 साल के दिग्विजय सिंह के शासनकाल में उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने एक तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, उसका खामियाजा भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और उसके बाद लीडरशिप आपने बिल्कुल भी डेवलप नहीं होने दी, या लीडर डेवलप हुए तो वो हुए जो नेताओं के अपने बच्चे हैं, जो कि स्वाभाविक नेता नहीं बन पाए, चाहे वो नकुल नाथ हो, चाहे वो जयवर्धन सिंह हो, XYZ कोई भी हो, लेकिन वो उस तरह से जो आम कार्यकर्ता पार्टी में निकलकर बीजेपी में आता है, ऐसा कांग्रेस में नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में अब संघर्ष होना चाहिए। जीतू पटवारी मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भविष्य में बन सकते हैं, और दिग्विजय सिंह की भी ऐसी योजना हो सकती है कि वो संगठन को जीतू पटवारी के हाथों में दे और नेतृत्व के तौर पर अपने सुपुत्र को आगे बढ़ाए। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जो 2023 का चुनाव है वो भी कांग्रेस अब जीतने के लिए नहीं लड़ पाएगी रत्नाकर, और कांग्रेस को 2028 के चुनाव लड़ने की और मध्य प्रदेश में मजबूत होने की तैयारी करना चाहिए, और उसके लिए नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन कांग्रेस में बहुत जरूरी है। जी जी प्रभु जी, अभी प्रकाश जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की कोशिश रहेगी कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बनना है। दिग्विजय सिंह ने इस उपचुनाव में बहुत लेट, मतलब सक्रिय रूप से जिसको कहते हैं एंट्री की, कहा कि मैं महेंद्र सिंह धोनी की तरह हूं जो बाद के क्रम में उतरता है लेकिन धुआंधार बल्लेबाजी कर जाता है। कांग्रेस की जो हार होती दिख रही है, उसके बाद दिग्विजय सिंह की राजनीतिक संभावनाएं आप मध्य प्रदेश में क्या देखते हैं? देखिए रत्नाकर जी, आपने महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र किया जो टेल एंडर हो गए आजकल तो मध्य के बाद, और आप ये देखिए कि इस बार का जो IPL है उसमें धोनी फेल रहे। धोनी वो कमाल नहीं दिखा पाए जिसकी उम्मीद की जाती थी कि महेंद्र सिंह धोनी है। दिग्विजय सिंह भी एक वैसा ही चेहरा है कांग्रेस का जिसके बारे में उम्मीद की जाती थी। दिग्विजय सिंह करिश्माई नेतृत्व है। 2018 की यदि हम बात करें, दिसंबर 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें यदि कांग्रेस की सरकार बनी है तो उसका श्रेय वाकई में दिग्विजय सिंह को जाता है, जिनने जमीन पर मेहनत की, पदयात्रा करके उन्होंने जो ट्राइबल सीटों पर अपना एक आधार कांग्रेस का वापस खड़ा किया था। तो दिग्विजय सिंह वो नेता है जिनका है रसूख, लेकिन हर बार आप सफल नहीं हो सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके का जैसा IPL का रहा वैसे इस बार दिग्विजय सिंह के साथ है। ब्यावरा जो उनका गृह क्षेत्र से जुड़ी हुई सीट है जिस पर उन्होंने टिकट दिलाया था, वहां रामचंद्र दागी जरूर निश्चित तौर पर जीत रहे हैं रत्नाकर जी। मैं अभी कह सकता हूं कि वो इतनी लीड ले चुके हैं कि उनको हराना मुश्किल है। एक सीट और है मुरैना की, जो सुमावली, जो अजब सिंह कुशवाहा जहां से जो भाजपा से कांग्रेस में आए थे, वो 10,000 करीब की लीड ले रहे हैं, वो जीत रहे हैं। 2 सीटें कांग्रेस की अभी वर्तमान स्थिति में बात करें तो जीती हुई मानी जा सकती हैं। बाकी जहां पर 6 सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़त है, वो 4,000 से कम वोटों का अंतर से आप बढ़त पे है। तो कांग्रेस को यदि जो हम जो टैली दिखा रहे हैं 19 भाजपा और 8 कांग्रेस की, तो ये मुझे लगता है ये 20 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक तरीके से ये कहें कि शिवराज सिंह चौहान की जो मामा वाली छवि है, शिवराज सिंह चौहान की जो आम आदमी वाली छवि है, शिवराज सिंह चौहान के जो 13 साल के कामकाज है और 15 महीने के जो कांग्रेस के कामकाज है, इस सब का फैसला जनता ने किया। और रत्नाकर जी, एक चीज और इसमें गौर करने वाली है कि जैसे बिहार में एग्जिट पोल से बढ़कर सत्ताधारी दल की तरफ रुझान आ रहा है, लगभग वही स्थिति यहाँ मध्य प्रदेश की भी दिखाई दे रही है कि यहाँ एग्जिट पोल ने 18 के आसपास सीटें भाजपा को दी थी अधिकतम, लेकिन ये मुझे लगता है कि प्रोजेक्शन 20 के ऊपर जाने वाला है। हर हाल में 20-22 सीटों से ऊपर कांग्रेस जीतने वाली है। एक भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली, माफ कीजिएगा, एक सीट जो है बसपा को जाती हुई दिखाई दे रही है अभी क्लियर कट। यदि हम कहें आगर की, तो आगर में कांग्रेस भाजपा के बीच में 103 अंकों का फर्क है, 100 से 100-150 वोटों का अंतर चल रहा है। वैसे एक वहां भांडेर में चल रहा है। बाकी जगह 3 से 3,500 वोटों के अंतर पे जो है वो लगता है गड्ढा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भर रहा जल्दी जाएगा। और जो दिग्विजय सिंह जो सुबह कहते हुए दिखाई दे रहे थे, कभी तो पोस्टल बैलेट है, कोविड पेशेंट का वोटिंग है, सरकारी कर्मचारियों की वोटिंग है, तो सरकारी कर्मचारी भी आम आदमी है, कोविड पेशेंट भी आम आदमी है, पोस्टल बैलेट डालने वाला हर व्यक्ति आम आदमी है। वो एक हांडी के चावल की तरह है कि वो जो पहले खुलता है तो उससे समझ में आ जाता है कि मूड क्या है। हम दिसंबर 2018 की बात करें तो जब पोस्टल बैलेट खुले थे तो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए थे। वही स्थिति अब है कि अब वो भाजपा के पक्ष में जाते हुए दिखाई देने, तो स्वाभाविक तौर पर जनता का मूड चाहे पोस्टल बैलेट से झलक रहा हो, चाहे जब जैसे ईवीएम खुलती हुई चली आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात है रत्नाकर इस पूरे मामले में कि मध्य प्रदेश की जनता एक स्थायित्व की तरफ जा रही है, एक ऐसी सरकार चुनने जा रही है, चाहे वो कांग्रेस ही चुनती तो उसके साथ एक दिक्कत थी कि 28 जीतने के बाद ही कांग्रेस स्थायित्व नहीं दे पा रही थी,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरूरी थी 8 सीटें और उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है 20 से ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार चलाने की दिशा में जा रही है। 3 साल मध्य प्रदेश के सुखद गुजर सकते हैं, इससे उम्मीद की जा सकती है। जी जी तपन जी, अगला सवाल आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने की स्थिति में दिखाई दे रही है, इस सफलता का आप कितना श्रेय शिवराज सिंह चौहान और कितना श्रेय आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देंगे? नहीं, देखिए रत्नाकर जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगठनात्मक दल है और इसमें न केवल हमारे नेता आगे बढ़कर के काम करते हैं, हमारे निचले स्तर के कार्यकर्ता भी पूरी एकजुटता के साथ और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना। और स्वाभाविक है, शिवराज जी का जो नेतृत्व है, जैसा कि अभी प्रभु जी ने भी कहा कि उनका, आदरणीय भाई साहब ने भी कहा कि उनका जो मामा का चित्र लोगों के अंतर मन में अंकित हो गया है। स्वाभाविक है। तपन जी, माफी चाहूंगा मैं आपसे 1 मिनट के लिए। सुवासरा से भाजपा प्रत्याशी जो जीत के बहुत ही नजदीक है, हरदीप सिंह डंग फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डंग साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जी जी, आपके इलाके में तो जीत का जश्न शुरू हो गया है, नारेबाजी और तमाम जो चीजें चल रही हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि अब आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे संगठन को और पूरे कार्यकर्ताओं को, जनता को, जो लगातार यहाँ पर बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई है। और प्राथमिकताएं वही है कि जो यहाँ पर सिंचाई की जो हमारे चंबल नदी बहती है वो पानी खेतों पे पहुंचे और आने वाले दिनों में उद्योग यहाँ पर खुले जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। जी जी, 15 महीने की कौन सी ऐसी कसक रहेगी डंग साहब जिसे अब आप यहाँ पर पूरा करना चाहेंगे? वो तो मैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जो 15 महीने में जो कसक थी कि जो सिंचाई की एक भी योजना इस क्षेत्र को नहीं मिली थी, वो आते ही शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने 3 महीने में 21 अरब 85 करोड़ की योजना, सीतामुखी रामपुर योजना स्वीकृत करी, डैम स्वीकृत करे, कहीं नल जल योजना स्वीकृत हुई, कहीं सड़कें स्वीकृत हुई। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। जी जी, हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। डंग साहब, भटनागर जी जी। जी, हरदीप जी, सबसे पहले आपको बधाई। प्रकाश जी, भटनागर जी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आप ये तीसरा लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वहां से क्या महसूस किया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंतर? दोनों में अंतर है कि कांग्रेस में व्यक्तिगत चुनाव लड़ा जाता है और यहाँ पर पूरा संगठन चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी में। क्या आपको भारी भरकम जीत हो रही, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को देंगे, आपके अपने खुद के व्यक्तित्व को? ये पूरा संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को, आम जनता को, वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से जो जीत की ओर अग्रसर हो रही है, सभी उनको श्रेय जाता है। जी धन्यवाद। हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। डंग साहब, प्रभु पटेरिया जी। जी हरदीप जी, जश्न तो आपका शुरू हो गया है। अब ये बताइए कि मंदसौर में मुख्यमंत्री को 3 सभाएं करनी पड़ी थी। आवाज थोड़ी बीच में कटी है आपकी आवाज। अच्छा हरदीप जी, आपके क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बहुत सारी सौगातें दी हैं और मुख्यमंत्री को बार बार वहां जाना पड़ा था, और एक वो आपका ही क्षेत्र था जहां पर शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच में घुटने के बल बैठना पड़ा। तो आपको नहीं लगता कि ये जीत शिवराज सिंह चौहान की है, इसमें आपका भी कोई योगदान है? ये मैं आपका उत्तर देता हूँ, पर थोड़ी सी आवाज कहीं बीच में ब्रेक हो रही है। रत्नाकर जी, मेरा सवाल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ जी, डंग साहब, हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी का आपसे पूछना था कि शिवराज सिंह चौहान ने आपके क्षेत्र में कम से कम 3 सभाएं की, कई सौगातें दी चुनाव के दौरान, और ये शिवराज सिंह चौहान ही थे जो आपके क्षेत्र में पहली बार घुटने के बल बैठ के जनता का जिन्होंने अभिवादन किया। तो क्या आपकी जीत में शिवराज सिंह चौहान का फैक्टर ज्यादा बड़ा है? नहीं, वो अभिवादन जो करा था कि मंदसौर जिले की जो जनता है उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। और जब पहले थे, जब भी यहाँ पर सभी सीटें संभाग में 29 सीटों में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, और अभी भी संसदीय क्षेत्र में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और खाली 1 कांग्रेस की थी। उन्होंने चौथी बार जो मुख्यमंत्री जो बने हैं उसमें मंदसौर जिले की जनता का आभार प्रकट उस टाइम करा था कि मैं हमेशा ऋणी रहूंगा, और ये आभार करने का उनका एक जो जनता से लगाव है, ये उसी लिए उन्होंने आभार व्यक्त करा था। और 1 सीट जो ये भी थी, ये भी आज भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। जी जी, प्रभु जी, आप और कोई सवाल करना चाहेंगे डंग साहब से?
जी जी, डंग साहब, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तपन जी, माफ कीजिए, बीच में मैं आपको रोकना पड़ा था, अब आप अपनी बात जारी रखें कृपया। जी देखिए, वही मैं जो कह रही थी कि आदरणीय शिवराज जी का मामा का जो व्यक्तित्व है कि 2 माह मिलाकर के एक मामा होता है, तो इन 15 माह में मध्य प्रदेश के बच्चों ने उस मामा को मिस किया, उस मामा के प्यार और स्नेह और सहयोग को मिस किया। तो स्वाभाविक है कि ये चीजें यहाँ तक आई ही हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वापस मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार चलाने का अवसर दिया है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ कुल मिलाकर के कि देखिए, कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। ये चाहे ईवीएम हो, चाहे चुनाव आयोग हो, या जिस तरह भी आगे चल करके अभी 1-2 घंटे बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस सारा ठीकरा इन चीजों पर फोड़ देगी कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं भेदभाव किया है। जी जी, शुरुआत हो चुकी है। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि ईवीएम में छेड़खानी की गई है, प्रशासन ने भेदभाव किया। जी नहीं, तो कांग्रेस को आकलन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि जिन सीटों पर वो जीत रही है, क्या वहां भी वो यही बात कहना चाहेंगे? तो कहीं ना कहीं आप 10 दिन का शगुफा देकर के आए और आपने ही जो काम नहीं किया और अपने ही लोगों द्वारा जब आप सड़क पर आए, तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपके कुशासन को मध्य प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के साथ मध्य प्रदेश की जनता आगे के 3 वर्षों को फिर से लेकर के चलना चाहती है और मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार फिर से बनने जा रही है। जी जी, प्रकाश भटनागर जी से मैं अगला सवाल करना चाहूंगा। भटनागर जी, इस चुनाव में जो एक चीज नजर आई, मेरे ख्याल से आप भी इस बात पे एग्री करेंगे कि इशू बेस्ड, ये देखिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी मीडिया से कुछ बात कर रहे हैं। आशीष मंगल सोनी हमारे विशेष संवाददाता उनके साथ है, डायरेक्ट आपको लिए चलते हैं वीडी शर्मा जी के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर धक्का मुक्की हरदीप सिंह डंग आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुहासरा से भाजपा प्रत्याशी जो लगभग जीत चुके हैं और एक तरीके से माना जा सकता है कि अब परिणाम की औपचारिकता शेष है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कटआउट अभी हमें नजर आए हैं। बीजेपी में जीत का जश्न जारी है, आतिशबाजी चल रही है, जुलूस। चलिए फिर आपको स्टूडियो लिए चलते। प्रकाश भटनागर जी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा था, ये चुनाव काफी हद तक इशू बेस्ड नहीं रह गया, बाद में हुआ ये कि इश्यूज एक कोने में हो गए, जिस किस्म के आरोप प्रत्यारोप लगे उनके बीच चला। दिग्विजय सिंह का यहाँ पर दूसरा विधानसभा चुनाव याद आता है, जब उनकी दूसरी बार हुकूमत आई थी प्रदेश में। तब उस जीत के बाद उन्होंने एक अवधारणा ये बना ली थी कि चुनाव काम से नहीं जीते जाते, मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो संगठनात्मक उसका ढांचा ऐसी चीजों में बहकने नहीं देता, लेकिन फिर भी क्या कहीं इस पार्टी के दिमाग में भी बात आ सकती है कि इशू के बगैर भी कोई चुनाव लड़ा जा सकता है और 3 साल बाद इसका कोई असर देखने मिल सकता है क्या हमको? देखिए, मुझे लगता है कि जो जमीनी जमावट का मामला है रत्नाकर, तो भारतीय जनता पार्टी कोसों आगे चुनाव मैनेजमेंट तो होता ही है, तो मैनेजमेंट के साथ जमीन सक्सेस तब होता है जब आपका कार्यकर्ता जमीन पर सक्रिय हो। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मैनेजमेंट भी था,
भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज भी थे, और इन सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने जिस अच्छे तरह से मैनेज किया, मुझे लगता है कि राजनीति में असली प्रबंधन इसी को कहते हैं। दिग्विजय सिंह जिस प्रबंधन की बात करते थे, अब आज तो वो इस चीज का आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुनाव जीत रही है। ये उन्होंने 2 दिन पहले भी कहा, सुबह भी कहा, और उसके बाद में जब परिणामों का रुझान शुरू हुआ उसके बाद भी उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर स्थिति बदली, और उस स्थिति को बदलने के लिए उसने पूरी ताकत लगाई। एक 28 सीटों का उपचुनाव था, साधारण उपचुनाव भी नहीं था, लेकिन हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि हर चुनाव को एक हाइट पे ले जाकर भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, और चुनाव लड़ने का जो उसने तरीका विकसित किया है उसमें आज की तारीख में कांग्रेस उसके पासंग भी नहीं ठहर रही है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि हमारा चुनाव जनता लड़ रही है, तो जनता ने क्या डिसीजन दिया है इसे कांग्रेस को अब समझना चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर कमलनाथ 15 महीने में अच्छी सरकार चलाते, कर्ज माफी का जो वादा उन्होंने किया उस पर कायम रहते हैं, और अगर उन्होंने किया है उस चीज को भी कहते हैं, वो गद्दार खुद्दार की बजाय यदि कर्ज माफी को इश्यू बना सकते थे, तो निश्चित तौर पे कर्ज माफी की पोल कमलनाथ को भी पता थी। और जिस दिन कमलनाथ ने पेन ड्राइव में कहा कि हमने 26.5 लाख किसानों के कर्ज माफ किए, तब अनादि टीवी ने आगे आके उसकी वास्तविकता जनता के सामने रखी थी। तो मुझे लगता है कि जमीन पर कुछ नहीं हुआ, और पहले दिन से कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार को इस चुनाव में, उपचुनाव में कोई खतरा नहीं होगा, और आज जो नतीजे आ रहे हैं तो लगभग हमारा अनुमान बिल्कुल सही साबित हो रहा है। जी प्रकाश जी, यहाँ पर जब अनादि टीवी ने इस बात को बताया था कि किस तरीके से उस पेन ड्राइव के अंदर के कई दावे खोखले, क्योंकि हमने तो जाकर उन किसानों से बात की थी जिनके नाम और फोन नंबर उस पेन ड्राइव में दिए गए थे, और उनमें से ज्यादातर ने कहा था कि कर्ज माफ नहीं हुआ है, उल्टे हम डिफॉल्टर हो गए। और कई लोगों ने तो हमसे ये तक कहा था कि हमने तो कांग्रेस से कहा नहीं था कि हमारा कर्ज माफ किया जाए, आपने कर्ज माफी का आश्वासन दिया, हमने बैंक सोसाइटी में बैंक में पैसा देना बंद कर दिया, उल्टे हम डिफॉल्टर हो गए। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा जो दांव था कांग्रेस का, वो उसके खिलाफ में जाता चला गया। तपन जी, एक सवाल आपसे और पूछना था, आने वाले 3 साल, 15 महीने पहले ही आप लोगों की सरकार के चले गए, 7 महीना सारा का सारा राजनीतिक गहमा-गहमी में निकल गया, अब करीब 3 साल का समय आपकी सरकार के पास बचा अगले चुनाव के लिए। इस 3 साल के समय में क्या सबसे बड़ी चुनौतियां आपको दिखती हैं अपनी सरकार के लिए? अब नहीं, देखिए, स्वाभाविक है कि जिस तरह से किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई है, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। युवाओं को जो रोजगार के लिए स्टार्टअप के माध्यम से और लोन के माध्यम से जिस तरह से रोजगार के प्रति प्रशिक्षित करना है, बेटियों के लिए जिस तरह से काम करना है, शिक्षा का स्तर और अच्छे से लाना है, या जैसे अभी मदरसों की भी बात हुई थी कि मदरसों में भी अच्छी उच्च शिक्षा बच्चों को, हमारे मुस्लिम बच्चों को मिले, तो उस पर भी हमको काम करना है। कुल मिलाकर के जो सुशासन होता है उसको लेकर के किस तरह से आगे और बढ़ा जा सकता है, 7 महीने में उसका खाका आप देख सकते हैं। कांग्रेस लगी हुई थी आरोप प्रत्यारोप में और हल्की टीका टिप्पणी में, लेकिन शिवराज जी की सरकार इन 7 महीनों में भी लगातार काम कर रही थी। जो योजनाएं बंद कर दी गई थी उन योजनाओं को पुनः चालू करा, किसानों को भी जिस तरह से समर्थन मूल्य है या दूसरी जो भी सुविधाएं हैं, बीज है, खाद है, पानी है, बिजली है, ये सभी चीजें उपलब्ध कराई गई अभी पिछले सीजन में। तो ये अनवरत जारी रहेगा और देश के विकास में मध्य प्रदेश भी अपनी उच्चतम भागीदारी प्रस्तुत करेगा। जी प्रभु जी, इन नतीजों को लेकर जो अब लगभग पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं, जीत के फैक्टर को सबसे ज्यादा मजबूती किस चीज ने प्रदान की आपकी नजर में? देखिए रत्नाकर जी, जीत के फैक्टर को यदि सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान की तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन ने। आप देखिए, इस चुनाव के बाद, जो मतदान होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सांची के गौरीशंकर शेजवार, जो पूर्व में मंत्री रहे भाजपा से, और उनके बेटे मुद्रित शेजवार जो पिछले चुनाव में उम्मीदवार थे, उनको कारण बताओ नोटिस दिया अनुशासनहीनता के लिए। इसी तरीके से एक नीतू सिकरवार को दिया, जो कि ग्वालियर पूर्व में उनके भाई कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो अनुशासन है, वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अनुशासन से बंधे हुए थे, उन्हें कांग्रेस से आए हुए लोगों को स्वीकार किया। और यदि हम सांची की बात करते हैं तो प्रभुराम चौधरी की जो 28,000 से ज्यादा की वोटों की जो लीड आ रही है, तो ये साबित करती है कि वहां पर गौरीशंकर शेजवार चाहकर भी उनका कोई नुकसान नहीं कर पाए, जो इतने लंबे समय से वहां से विधायक रहे हैं।
मंत्री भी रहे हैं, उनके बेटे भी वहां से उम्मीदवार थे पिछले चुनाव में। इतना आधार होने के बावजूद वो वहां पर नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ग्वालियर पूर्व में जरूर लगभग 1,500 वोटों का अंतर से आगे चल रहा है मुन्ना लाल गोयल, तो वहां पर जरूर ये चीज दिखाई देती है कि अभी वो पीछे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है उनकी जीत का, लेकिन वो यदि आगे बढ़ते हैं तो ये वहां पर भी साबित हो जाएगा। और बाकी के यदि हम पूरे प्रदेश में बात करें तो 25 कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आए, उनको चुनाव लड़ाया गया। ये पार्टी है जो बाहरी लोगों को आसानी से स्वीकार नहीं करते यहाँ के कार्यकर्ता, लेकिन सब कुछ स्वीकार किया गया है। तो हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान का प्रभाव हो सकता है संगठन का डंडा हो, जो संगठन का अनुशासन जो संगठन महामंत्री के जरिए उनका चलता है, जो प्रदेश की पूरी टीम है उनकी, जिसने नीचे तक इस बात को पहुंचाया कि सरकार कितनी जरूरी है और हमको भाजपा को मजबूत करना है। यदि भाजपा की जो विकास की जो नीतियां उसको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमको सरकार में रहना पड़ेगा, उसके लिए मजबूरी है। तो मजबूरी को झेल कर जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़े हैं, तो ये अपने आप में ये साबित करता है कि भाजपा का अनुशासन और भाजपा का संगठन इसके लिए श्रेय का हकदार है। और मुझे लगता है कि जब परिणाम आएंगे तो शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम नेता संगठन को ही श्रेय देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो रत्नाकर जी थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या, तो ये जो नतीजे आए हैं, सिंधिया का जो एक आभा मंडल था कि ग्वालियर चंबल अंचल में उनकी तूती बोलती है, 16 सीटों पर वो जो चाहते हैं वो होता है, ये वो इंगित नहीं कर रहा है। ये जो रुझान अभी तक आ रहे हैं ये इंगित कर रहे हैं कि भाजपा बहुत मजबूत है, वो पहले भी मजबूत रही है, पिछले चुनाव में जरूर वहां पर उनको हार हुई थी। तो भाजपा की तुलना में सिंधिया का कद उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आंका जाता रहा है कांग्रेस में रहने के दौरान, जिस तरीके से उनको आंका जाता था। तो ये चुनाव बहुत सारी चीजें प्रदेश की और देश की राजनीति का डिसाइड करने वाली है। तो ये जो फैक्टर अभी आपने बताया बहुत ही गौरतलब है कि सिंधिया का वैसा असर नजर नहीं आया। तो अब चुनाव के नतीजे आने के बाद में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन से लेके और सरकार से जुड़े तमाम चीजों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप इस चुनाव के पहले वाले कद के मुकाबले किस स्थान पर देखते हैं, किस स्थिति में देखते हैं? देखिए रत्नाकर जी, सिंधिया को अपनी स्थिति का एहसास है। आप ये देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब चुनाव मैदान में उतरे थे तो वो अपनी बात तो जरूर कर रहे थे अपने क्षेत्र में, लेकिन वो एक बात जरूर करते थे, शिवराज सिंह चौहान को मजबूत करने की बात करते थे, शिवराज सिंह चौहान के लिए वोट मांगते थे। वो सिंधिया ने अपने लिए केवल वोट नहीं मांगा पूरे चुनाव में। उनको ये चीज का एहसास है कि वहां की जनता या वहां के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो केवल महल से बंधे हुए नहीं रह सकते। उनको जो संगठन है, संगठन का जो दायरा है उस पर वो रहेंगे, उस पर काम करेंगे। आप ये देखिए कि दो जगह जो यदि हम कहें मेहगांव की बात करें, जैसा मैं कह रहा था, तो मेहगांव में हेमंत कटारिया अभी सिर्फ 71 वोटों से आगे चल रहे हैं। बहुत जबरदस्त टक्कर चल रही है मेहगांव में। वहां पर हरिवल्लभ शुक्ला जो कि बाहरी से भीतरी हुए हैं कांग्रेस के लिए, वहां पे भी ऐसा ही मामला है, वहां पर दूसरी सीट पर भी। तो यदि आगर की बात करें तो आगर में करीब 40 वोटों का अंतर है, विपिन वानखेड़े केवल 40 वोट से आगे चल रहे हैं। ये 2 सीटें हैं, इसके अलावा ग्वालियर पूर्व और 1 सीट और, ऐसे कुल 4 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की यदि कुछ उम्मीद बनती दिखाई देती तो वहां पर बनेगी। इसके अलावा 2 सीटें उनकी जीती हुई दिखाई दे रही हैं, ब्यावरा की और सुमावली की। इसके अलावा कांग्रेस का आधार मुझे लगता है घटता चला जा रहा है रत्नाकर जी। और ये सिंधिया ने बहुत अच्छा कदम यदि उनको अपने भविष्य की राजनीति को देखते हुए उठाया, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ यदि वो आ गए हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना भविष्य सोचकर ही उठाया होगा। और चूंकि जिस तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं केंद्रीय राजनीति में उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा तो वो कद तो उनको हासिल हो जाएगा। लेकिन प्रदेश की राजनीति में जो उनकी जो छत्रप की भूमिका थी, वो छत्रप की भूमिका नेस्तनाबूत इस चुनाव में हो गई है। अब ग्वालियर की जनता महल से बंधी हुई नहीं रहेगी। ग्वालियर की जनता हो, चाहे चंबल की जनता हो, चाहे मंदसौर और इंदौर तक की हम बात करें, तो वहां पर अब जो है वाकई में लोकशाही का राज वहां पर दिखाई देगा। जी जी, निश्चित रूप से। तपन जी, चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री तपन जी थी, प्रकाश भटनागर जी हमारे और प्रभु पटेरिया जी। आइए आपको लिए चलते हैं लाल सिंह आर्य के पास में, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ग्वालियर चंबल संभाग के। उनसे हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने क्या बातचीत की है, ये आप खुद सुनिए। उपचुनावों के परिणाम में बीजेपी निर्णायक बढ़त बनाए हुए। हमारे साथ अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी है। बीजेपी अब तो निर्णायक बढ़त की और अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी निर्णायक बढ़त की तरफ थी ही, ये कांग्रेस का अहंकार उसको दिखाई नहीं दे रहा था।
कमलनाथ 1.5 साल में किसी जनता के दुख सुख में गए नहीं। शिवराज जी जनता के सुख दुख में जाते ही लोगों को एहसास था। अभी 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निर्णायक बढ़त लिए हुए है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अभी सीटें और बढ़ेगी। गाँव सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। गोहद सीट भी जो 3 राउंड का मतदान हुआ, उसके बाद आने वाले जो राउंड है उसमें गोहद की सीट भी आगे चलेगी और 3 सीटें और है जो अभी कम वोट से भारतीय जनता पार्टी पीछे है। ये अभी 1-2 राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी उनमें भी निर्णायक बढ़त लेगी। तो अब तक की मध्य प्रदेश की 28 सीटों के उपचुनाव की जो हलचल है, जो रुझान आ रहे हैं, वो इस बात की तरफ साफ संकेत कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार प्रदेश में कायम रहेगी। कांग्रेस के लिए नतीजे बहुत बड़ा झटका साबित हो सकते हैं और अब ये पूरे आसार दिख रहे हैं कि ये पार्टी डबल डिजिट तक भी सीट शायद ही हासिल कर सके, यानी हो सकता है 9 या उससे कम सीट इसके हिस्से आ सके। बहुत ही संघर्षपूर्ण चुनाव है। जिन सीटों पर कांग्रेस आगे चल भी रही है, वहां फासला इतना कम है कि भाजपा आसानी से उसे पार कर सकती है। एक आध सीट पर ही बीएसपी कुछ मजबूत स्थिति में दिख रही है, लेकिन डिसाइसिव स्थिति, मजबूत स्थिति लगभग तमाम सीटों पर भाजपा की ही नजर आ रही है। इस पार्टी ने जीत का जश्न शुरू कर दिया है। लाल सिंह आर्य को हमने सुना, जिन्होंने कहा कि परिणामों का रुझान तो पहले से ही भाजपा के पक्ष में था। वीडी शर्मा जी जिस हिसाब से नगाड़ा बजा रहे थे, उससे जाहिर है कि वो जीत को मान चुके हैं कि उन्हीं की पार्टी की जीत हुई है। मंदसौर में जिस तरीके का जश्न देखा, जाहिर सी बात है कि भाजपा उम्मीदों से भरी हुई है। कमलनाथ की उम्मीदें कुम्हलाती दिख रही हैं और कमल की उम्मीदों को परवान चढ़ गया दिख रहा है मध्य प्रदेश में। हम लगातार हर एक सीट की एक एक हलचल, एक एक रुझान, एक एक नतीजा आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए अनादि टीवी।